Assalamualaikum, dear students. I hope you all are doing well, enjoying your holidays, and also taking great care of your health, as it is much important. So, as per a notification of government, winter vacations have been extended, and just to keep you in touch with your academic life, we are supposed to record the video lectures. सो हेयर वी गो सो स्टूडेंट्स हमने सेकेंड टर्म तक 9 लेसन्स पढ़े हैं एज यू नो दैट लेसन इटसेल्फ मीन्स कि हम उसमें ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स लैंग्वेज के टर्म्स और टेक्नोलॉजीज़ के अलावा जो है हम उसमें कुछ मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स भी सीखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वो हमने सीखे हैं, वो हमने डिस्कस किए हैं और आई होप आप सब ने सीखे होंगे और उन पर फोकस किया होगा, ठीक है। अब हमारे पास है लेसन नंबर 10। लेसन नंबर 10 जिसका टाइटल है डिग्निटी ऑफ लेबर। एज यू नो दैट डिग्निटी का मतलब होता है वर्थ, ऑनर, रिस्पेक्ट, द ग्रेटनेस, ठीक है। लेबर हम कहते हैं वर्क को, ठीक है, फिज़िकल वर्क या वर्क जिसमें हम फिज़िकल एफर्ट्स पुट करते हैं, ठीक है। तो वो किसी भी किस्म का काम हो सकता है। और अगर हम ऑन द होल इस टर्म को देखें, द डिग्निटी ऑफ लेबर विच मीन्स द रिस्पेक्ट दैट वन गेट्स फ्रॉम सम वर्क, ठीक है, किसी भी काम से हम रिस्पेक्ट मिल रही है उसको हम कह रहे हैं डिग्निटी ऑफ लेबर। अगर हम देखें तो ऑल टाइप्स ऑफ जॉब्स या ऑक्यूपेशंस जो हैं वो इक्वली रिस्पेक्टेड हैं, ठीक है। कोई भी सुपीरियर नहीं है, कोई भी इन्फीरियर नहीं है, दे ऑल आर सर्विंग द ह्यूमैनिटी इन वन और अदर वे, ठीक है। तो डिग्निटी ऑफ लेबर जो है अगर हम देखें तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं अपने छोटे यूनिट अपने घर से। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, हमारे जो फादर्स हैं वो अर्निंग के लिए बाहर जाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। हमारी माएँ जो हैं वो घर को संभालती हैं, ठीक है, वो किचन संभाल रही हैं, बच्चों की परवरिश कर रही हैं, ठीक है। घर में किसी बहन का ज़िम्मे होता है जी आपने कुकिंग करनी है, आपने दोपहर का खाना बनाना है, आपने रात का बनाना है, आपने आटा गूंदना है, आपने बर्तन धोने हैं, ठीक है। ये हो रहा है ना कि एक डिवीजन ऑफ लेबर हो रही है, ठीक है। अब वो किसी ने झाड़ू लगाना है, समवन इज़ मॉपिंग, समवन इज़ डस्टिंग, ठीक है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो वो सब उन सब का क्या, अगर कोई झाड़ू लगा रहा है, अगर कोई खाना बना रहा है, उन दोनों में कोई डिफरेंस होगा क्या? खाना बनाने वाले की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी और सफाई करने वाले की इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी? नहीं। जब घर में सब इक्वल हैं तो हमारी सोसाइटी में भी सब इक्वल हैं, सब इक्वली रिस्पेक्टेड हैं, ठीक है। अगर मैं अपने हॉस्टल की एग्जांपल दूं आपको, यहाँ पे आप देखें डिफरेंट लोग हैं, स्वीपर्स हैं, मेड्स हैं, मेस वर्कर्स हैं, गार्ड्स हैं, कैंटीन को जो चला रहे हैं वो लोग हैं। अब आप देखिए पूरे हॉस्टल का जो है सिस्टम वो इन तमाम लोगों पे चल रहा है, दे ऑल आर प्लेइंग देयर रोल्स, ठीक है। वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो उन सब के काम की एक वैल्यू है, ठीक है, एंड एवरीबडी इज़ रिस्पेक्टेड, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब हमने देखा घर की एग्ज़ाम्पल ली, मैंने आपको अपने हॉस्टल की एग्ज़ाम्पल दे दी। अगर हम तीसरी बात लें अपनी सोसाइटी की, सोसाइटी में, सोसाइटी के बाद तो हम कंट्री पे ही आएंगे ना, तो डिफरेंट लोग डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अल्लाह पाक ने दुनिया का निज़ाम बैलेंस्ड करने के लिए ना डिफरेंट किस्म के लोगों को भेजा है और वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, सब जो हैं इक्वली वैल्यूएबल हैं, ठीक है। और पता है आपको, पता है कि ये सब अगर कोई एक बंदा किसी दूसरे को बेनिफिट दे रहा है तो वो किसी और से ले भी रहा है। एक इंसान सारे काम खुद से नहीं कर रहा, अगर वो कहीं सर्व कर रहा है तो वो कहीं से कहीं और से उसको भी सर्व किया जा रहा है, वो सारे काम खुद नहीं कर सकता। तो ये जो है डिफरेंट प्रोफेशंस एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं, इन सब से पूरी एक सोसाइटी चल रही है और पूरी हमारी कंट्री चल रही है। अगर हम देखें कॉबलर है, कारपेंटर है, स्वीपर है, वेटर है, मिसन है, फार्मर है, ठीक है, ये सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, ये सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं, इसीलिए पूरी जो है सोसाइटी का सर्कल चल रहा है, अदरवाइज़ ये तो बंद हो जाए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई ये प्रोफेशन जो है वो इन्फीरियर है, फ़लाँ जो है वो सुपीरियर है? हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, सब इक्वली वैल्यूएबल हैं, ठीक है। तो इस लेसन के अंदर हम बात करेंगे डिग्निटी ऑफ लेबर की। डिग्निटी ऑफ लेबर में उसने फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो सबको ही
एज अ जनरल उसने सबकी बात की है, उसके बाद स्पेसिफाई करते हुए उसने फार्मर की बात की है। ठीक है, तो अगर हम फार्मर को देखें तो फार्मर्स क्या करते हैं, व्हाट डज अ फार्मर डू, फार्मर क्या करता है, फार्मर कल्टीवेट करता है क्रॉप्स को। ठीक है, वो क्रॉप्स जिनसे हमें खाना मिलता है, हम डेली बेसिस पे हम खाना खा रहे हैं, हम देखें ना राइस खा रहे हैं, राइस के डिफरेंट डिशेस खा रहे हैं, पुलाव खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, और पता नहीं क्या 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 बना के उसका मतलब डिफरेंट टाइप्स है ना उसकी, वो सब हमें एवं तो नहीं मिल रहा ना। अब जाहिर सी बात है अगर वो चावल थे तो उसका कुछ ना कुछ बना है। ठीक है, तो वो किसके मरहूने मन्नत हो रहा है, वो फार्मर कह रहा है तो हो रहा है। बाद में दूसरा क्वेश्चन उसने कहा है कि वाई डू वी नीड टू वर्क हार्ड, अच्छा हमें हार्ड वर्क की ज़रूरत क्यों होती है। अगर एज अ स्टूडेंट मैं आपसे पूछूं कि हार्ड वर्क क्यों ज़रूरी है या हम क्यों करेंगे हार्ड वर्क, तो आपका तो यही होगा ना कि टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन क्लास और टू गेट हाईएस्ट परसेंटेज इन क्लास। ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछे कि हाँ जी आप क्यों हार्ड वर्क कर रही हैं, तो मैं एज अ बीइंग टीचर मैं ये कहूँगी कि टू मेक माई स्टूडेंट्स द गुड लर्नर्स द गुड स्कॉलर्स, और मैं उनको क्रिएटिविटी सिखा रही हूँ ताकि वो अच्छे क्रिएटर्स बन जाएं। ठीक है, इसी तरह हर बंदा अपनी ही लाइफ में हार्ड वर्क कर रहा होता है, अपने ही प्रोफेशन में अपने लेवल पे एक हार्ड वर्क कर रहा होता है ताकि वो उसका 100% हासिल कर सके। ठीक है, तो आज हम देख लेंगे इसकी ट्रांसलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा है द डिग्निटी ऑफ लेबर, मेहनत की अजमत मीन्स, मेहनत की अजमत का मतलब है रिस्पेक्ट एंड वैल्यू, इज़्ज़त और अहमियत गिवन जो दी जाती है टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्क, हर किस्म के काम को। मेहनत की अजमत का मतलब हर किस्म के काम को इज़्ज़त और अहमियत देना है। एंड रेफर्स और मंसूब करना है टू इक्वल रिस्पेक्ट, मुसावी इज़्ज़त से, फॉर ऑल मुसावी इज़्ज़त, फॉर ऑल जॉब्स तमाम मुलाजमतों के लिए, दैट इन्वॉल्व मैनुअल लेबर जिसमें हाथ से करने वाली मज़दूरी भी शामिल है। ठीक है, अगर हम इसका बामुहावरा तर्जुमा देख लें तो वो ये होगा कि मेहनत की अजमत का मतलब हर किस्म के काम को इज़्ज़त देना और अहमियत देना है, और वो मुलाजमतें जिनमें हाथ से करने वाली मजदूरी शामिल है को मुसावी एहतराम से मंसूब करना है। ठीक है, आगे वो कहता है कि देयर इज़ नो जॉब और प्रोफेशन, वो कहता है कि कोई मुलाजमत या पेशा ऐसा नहीं है विच इज़ इन्फीरियर जो कमतर हो, एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट और हमें ज़रूर इज़्ज़त करनी चाहिए प्रोफेशनल्स पेशा वराना अफराद की, ऑफ ऑल फील्ड तमाम शोबों के। वो कहते हैं कोई भी पेशा या मुलाजमत ऐसी नहीं है जो कमतर हो, और हमें तमाम शोबों के पेशा वराना अफराद की इज़्ज़त करनी चाहिए। ठीक है, हम इसको ऐसे रख लेते हैं ताकि आसानी से नज़र आए। ओके, सो आगे उसने कहा है कि मैनी पीपल, बहुत से लोग हैव माइग्रेटेड, हिजरत कर गई हैं जो अर्बन एरियाज शहरी इलाकों की तरफ, बिकॉज ऑफ द टफ लिविंग स्टाइल, टफ कठिन या मुश्किल, लिविंग स्टाइल रहन सहन, ऑफ विलेज लाइफ गांव की ज़िंदगी के। बहुत से लोग गांव की ज़िंदगी के मुश्किल रहन सहन या कठिन रहन सहन की वजह से शहरी इलाकों की तरफ हिजरत कर गए हैं। ठीक है, वो कहते हैं नॉट ओनली दिस, ना सिर्फ ये, द मेन प्रोफेशन बुनियादी पेशा और ऑक्यूपेशन ऑफ विलेज या गांव का पेशा इज़ ऑल्सो थॉट टू बी लो पेड, लो पेड कहते हैं कम आमदनी वाला जिसमें हम कम अर्निंग कर रहे हो प्रोफेशन। वो कहते हैं कि ना सिर्फ ये, द मेन प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन ऑफ विलेज इज़ ऑल्सो थॉट टू बी लो पेड प्रोफेशन। वो कहते हैं कि बुनियादी पेशा या गांव का पेशा कम आमदन पेशा भी समझा जाता है। ठीक है, वो कहते हैं देयर फोर, इसीलिए द नंबर ऑफ फार्मर्स, किसानों की तादाद इज़ डिक्रीजिंग, कम हो रही है, डे बाई डे, रोज़ बरोज़, इसीलिए किसानों की तादाद रोज़ बरोज़ कम हो रही है। अगर आप देखें ना यहाँ पे कॉज एंड अफेक्ट का जो है एक फैक्टर भी आपको मिलेगा। उसने पहले कॉज बता दी है, देयर फोर के बाद वो उसकी रीज़न बता रहा है कि ये कठिन
लाइफस्टाइल जो है उसका टफ़ लाइफस्टाइल और लो पेड प्रोफेशन की वजह से जो है लोगों ने शहरी इलाकों की तरफ हिजरत करना शुरू कर दिया है और इसीलिए जो है वो किसानों की तादाद कम हो रही है। देखिए पहले उसने कॉज बताई है, बाद में उसने अफेक्ट बताया। आगे देखिए वो कह रहा है कि इफ़ वी लुक अराउंड आवर सेल्स, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें या अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ, वी विल बी एक्वेंटेड, हम आगाह होंगे या हम आशना होंगे विद द फैक्ट, इस हकीकत से, दैट फार्मर्स के किसान आर बैकबोन ऑफ एवरी सोसाइटी, जो किसान है ना वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं ऑफ एवरी सोसाइटी, हर मुआशरे में। वो कहते हैं कि अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हम इस हकीकत से आशना होंगे कि किसान हर मुआशरे में रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखते हैं। दे आर द वंस, वो वाहिद अफराद हैं हु, जो कल्टिवेट द क्रॉप्स, फसलें उगाते हैं, एंड वी गेट द फूड, और हम खुराक हासिल करते हैं, दैट वी ईट एवरी डे, जो हम हर रोज़ खाते हैं। वो कहते हैं कि वो वाहिद अफराद हैं जो फसलें काश्त करते हैं और हम खुराक हासिल करते हैं जो हम रोज़ाना खाते हैं। यहाँ पे वो बता रहा है कि फार्मर क्या करता है, वो एक बैकबोन मतलब कि वो अगर बैकबोन उसे कहा जाता है सोसाइटी की, तो वो क्यों कहा जाता है कि वो क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहा है और वो क्रॉप्स हम डेली खा रहे हैं, वो क्रॉप्स या फिर उससे बनी हुई प्रोडक्ट्स जो हैं हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं एज अ रिज़ल्ट, नतीजतन या फिर इसके नतीजे में, द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, मुल्क की पूरी आबादी, डिपेंड्स अपॉन फार्मर्स, किसानों पर मुनहसर है या किसानों पर इन्हिसार करती है। एंड इफ़ द फार्मर्स, वो कहते हैं कि नतीजतन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ कंट्री डिपेंड्स अपॉन फार्मर्स, नतीजतन मुल्क की पूरी आबादी किसानों पर इन्हिसार करती है। अब सेकंड लाइन देखें, इसका सेकंड क्लॉज देखें इसका, एंड अगर, इफ़ द फार्मर स्टॉप कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, अगर किसान फसलें काश्त करना बंद कर दें, देयर विल बी फेमाइन एंड स्टार्वेशन। फेमाइन कहते हैं कहत को, खुश्क साली को, जब हमारे पास कुछ नहीं होता खाने को। ठीक है, स्टार्वेशन कहते हैं एक तो वो कंडीशन होती है जब आपको बहुत ज़्यादा भूख फील हो रही होती है ना, आप बहुत ज़्यादा, यू से दैट आई एम सो हंग्री, तो आप उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं स्टार्विंग, आई एम स्टार्विंग। तो यहाँ पे उसने स्टार्वेशन का वर्ड यूज़ किया, तो वो कह रहा है कि अगर जो है ना किसान वो फसलें काश्त करना छोड़ दें, देयर विल बी फेमाइन, यहाँ कहत होगा और फाका कशी होगी। ठीक है, मतलब कि कुछ नहीं मिलेगा खाने को, लोग भूखे रहेंगे, भूखे मर जाएंगे। अच्छा, द थर्ड वन पैराग्राफ इज़ फार्मिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोफेशन। वो कहते हैं कि काश्तकारी एक अहम शोबा है, बट लेकिन रिक्वायर्स हार्ड लेबर, लेकिन इसमें बहुत सख्त मेहनत दरकार होती है। ठीक है, विद गुड नॉलेज, अच्छे इल्म के साथ, ऑफ कल्टिवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, मुख्तलिफ फसलों को काश्त करने के अच्छे इल्म के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत या सख्त मेहनत दरकार होती है। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा देखें। वो कहता है कि फार्मिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोफेशन, काश्तकारी एक अहम पेशा है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ़ फ़सलों को काश्त करने के अच्छे नॉलेज के साथ सख्त मेहनत भी दरकार होती है। ठीक है, आगे देखें, अहमद इज़ द स्टूडेंट, अहमद एक तालिब इल्म है, ऑफ ग्रेड 8, ग्रेड 8 का, या हम कह सकते हैं कि जमात हश्तम का तालिब इल्म है। हिज फादर इज़ अ फार्मर, उसके अब्बू एक किसान हैं या उसके वालिद एक किसान हैं, बाय प्रोफेशन, पेशे के एतबार से। अहमद 8वीं जमात का तालिब इल्म है और उसके वालिद पेशे के एतबार से एक किसान हैं। ही फॉर्म्स क्रॉप्स ऑफ वीट, वीट कहते हैं गंदम को, बारले बाजरे को कहते हैं, बाजरे का पता होगा आप लोगों को, एंड राइस, राइस चावल को कहते हैं। ठीक है, चावल जो कि सबकी जान है, जो हम बिरयानी खाते हैं, हम पुलाव खाते हैं, हम काबली पुलाव खाते हैं, हम बॉयल्ड राइस खाते हैं, हम पता नहीं कौन कौन सी कैटेगरी इसकी खाते हैं।
तो मतलब मोस्ट फेवरेट थिंग, ठीक है। अच्छा वो कह रहा है कि ही फार्म्स क्रॉप्स ऑफ व्हीट, बार्ले एंड राइस। वो कहते हैं कि वो किसकी बात हो रही है अब, ये अहमद के फादर की, अब ये उसको रेफ़र बैक कर रहा है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ही फार्म्स क्रॉप्स ऑफ व्हीट, बार्ले एंड राइस, कि वो गंदम, बाजरे और चावल की फसलें काश्त करते हैं। ही ऑफन डिस्कसेस, वो अक्सर जिक्र करता है। अब यहाँ पे ही किसके लिए यूज़ हो रहा है, अहमद के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसने प्रोनाउन यूज़ किया है अहमद के लिए, कि वो अक्सर जिक्र करता है इन क्लास, क्लास में या कमरा जमात में, दैट माई फादर, के मेरे वालिद वर्क्स, काम करते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक, इन फील्ड्स, खेतों में, एंड कम्स होम एग्जॉस्टेड, और थके मांदे घर आते हैं। अहमद अक्सर क्लास में ज़िक्र करता है कि मेरे वालिद सुबह से शाम तक खेतों में काम करते हैं और थके मांदे घर आते हैं। हिज फादर हैज़ रिसीव्ड एजुकेशन, उसके वालिद ने तालीम हासिल की है, ऑफ एग्रीकल्चर, ज़राअत की, फ्रॉम फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी से। उसके हिज फादर हैज़ रिसीव्ड एजुकेशन ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके वालिद ने ज़राई तालीम फैसलाबाद की, ज़राअत की तालीम फैसलाबाद की ज़राई यूनिवर्सिटी से हासिल की है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अच्छा अब हम डिस्कस कर लेते हैं द क्वेश्चंस जो इसके बीच में आए हैं। वाइल रीडिंग क्वेश्चंस, हु वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग इन द फील्ड्स, तो सुबह से लेकर शाम तक कौन काम करता है खेतों में, कौन काम करता है। यहाँ बात हुई है अहमद के फादर की, कि अहमद के फादर मॉर्निंग से इवनिंग तक खेतों में काम करते हैं, तो हम कहेंगे अहमद फादर वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग इन द फील्ड्स। और मेरी बात सुने, आपने जो ख्याल रखना है ना कंप्रीहेंसिव आंसर्स देने में, इस चीज़ का रखना है कि जिस टेंस में क्वेश्चन किया गया है आपने उसी टेंस में आंसर करना है उसको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसमें है, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी अहमद्स फादर हैज़ रिसीव्ड हिज एजुकेशन, तो हमने अभी यहाँ पे देखा है कि हिज फादर हैज़ रिसीव्ड हिज एजुकेशन फ्रॉम फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। अच्छा अब आए ज़रा पेज नंबर 101 पे। पेज 101 पे कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस दिए हुए गए हैं, तो जो हमने अभी लेसन के अंदर जितना हमने ट्रांसलेशन कर लिए हम उतने क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट 3 आ रहे हैं हमारे इसमें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल डिग्निटी ऑफ लेबर, तो इससे आपने मतलब क्या अंडरस्टैंड किया आपने, यही था ना कि इट मीन्स टू गिव रिस्पेक्ट एंड वैल्यू टू ऑल टाइप्स ऑफ जॉब्स इंक्लूडिंग मैनुअल वर्क्स, यही लेसन की फर्स्ट लाइंस में हमने पढ़ा है ना, तो यही इसका आंसर है। हाउ आर फार्मर्स द बैकबोन ऑफ सोसाइटी, फार्मर्स हमारी सोसाइटी की बैकबोन कैसे हैं, बिकॉज फार्मर्स, बिकॉज नहीं लगाएंगे स्टार्ट में, ठीक है। हम लगाएंगे कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस का जब हम आंसर देते हैं ना तो हम आंसर को बिकॉज से स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है आप लोगों ने। अच्छा, फार्मर्स कल्टिवेट क्रॉप्स एंड वी यूज़ दैम एज फूड एवरी डे, ठीक है। इसी तरह जो है वो पूरा सर्किट चल रहा है और फार्मर्स को बैकबोन कहा जाता है सोसाइटी की, ठीक है। थर्ड वन क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ अहमद्स फादर एंड व्हाई डज ही कम होम टायर्ड, तो हम इसका आंसर देंगे अहमद्स फादर is a farmer by profession and he works from morning to evening, that's why he comes home tired or exhausted। अब आप देखिए इन्होंने प्रेजेंट टेंस में हमसे क्वेश्चनिंग की और हमने प्रेजेंट टेंस में ही इनको आंसर किया है, ठीक है। अब आप आएंगे पीछे पेज, अच्छा इसमें देखिए पेज नंबर 100 पे, व्हाट आर द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट, तो ये आप लोगों की एक्टिविटी होगी दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ, ठीक है।
हाइलाइटेड वर्ड्स हैं उनके आपने कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स, मैंने आपको बताया था ना कि वर्ड्स होते हैं जिनको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास लिटरल मीनिंग जिसको हम डिक्शनरी मीनिंग कहते हैं, दूसरा हमारे पास कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग होता है जो हम अपने टेक्स्ट के हिसाब से देखते हैं। और कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग हमारा चेंज हो जाता होता है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हाइलाइटेड हैं इनके कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स ढूंढ कर लिखने हैं। तो ये आप लोग खुद से एफर्ट करेंगे, उसके बाद मैं चेक करके आपको चेक करवाऊँगी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं ज़रा पीछे। डिग्निटी ऑफ लेबर, इसके स्टार्ट में आप लोगों को एक एक्टिविटी दी हुई है टॉक टाइम में, जिसमें एक पूरा डायलॉग है, ठीक है। उसने कहा है रीड द डायलॉग। आप लोगों ने क्या करना है, इस डायलॉग को रीड करना है। रीड करने के बाद देखिए मैंने आप लोगों को डिफरेंट लेवल्स पढ़ाए थे लैंग्वेज के, ठीक है। फर्स्ट लेवल उसमें आपका था साउंड लेवल, उसके बाद वर्ड लेवल, फ्रेज लेवल, क्लॉज लेवल, सेंटेंस लेवल, पैराग्राफ एंड देन सो ऑन, ठीक है। तो इसमें जो हमने उसने हमसे दो चीज़ें कही है ना, वो कहा है कि आपने वर्ड्स ढूंढने हैं और फ्रेजेस, ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस in brackets to help us determine the emotions और actions of the narrator। आपको पता है नरेटर कौन होता है? नरेटर वो होता है जो किसी चीज़ को नरेट कर रहा होता है, किसी स्टोरी को नरेट कर रहा होता है या किसी भी चीज़ को नरेट कर रहा होता है, ठीक है, जो बता रहा होता है। वो कह रहे हैं कि आपने वर्ड्स और फ्रेजेस को नोटिस करना है जो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, जो नरेटर के इमोशंस को, एक्शंस को डिस्क्राइब करें। तो आप लोगों ने लेड पेंसिल लेनी है और ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस जो किसी एक्शन को या इमोशन को नरेट कर रहे हों, डिस्क्राइब कर रहे हों, आपने उसको हाईलाइट कर लेना है। और आपको पता है नोट टेकिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम पूरी पूरी लाइन्स नहीं लिखते हैं, हम दो तीन वर्ड्स जो कंप्रिहेंसिव होते हैं ना, जिसकी आपको बाद में भी देखते ही समझ आ जाए, हम वो वर्ड्स लिख लेते हैं। तो आपने यहाँ पे ऐसा ही करना है, आपने इस तरह लिख लेना है कि आप बाद में जब हम लोग इसको डिस्कस करें तो आपको फ़ौरन से समझ आ जाए कि मैंने क्या लिखा था। अच्छा, इसके बाद देखें पेज 97 पे आप लोगों को एक एक्टिविटी दी हुई है, हाउ कैन वी अप्रिशिएट द पीपल who help us daily to make our work easier like garbage pickers, maids, drivers, watchmen, etc। अब देखें गार्बेज पिकर्स को तो हम ऑलमोस्ट देख ही लेते हैं रोड्स पे या स्ट्रीट्स में, जो सफाई कर रहे होते हैं या गार्बेज वगैरह उठा रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेड्स भी, मोस्टली घरों में मेड्स भी होती हैं और ड्राइवर्स भी होते हैं, और वॉचमैन घर में ना सही आपकी गलियों में जो लोग टाउन्स में रहते हैं, ठीक है, या स्कूल्स का भी वॉचमैन होता है, ठीक है। तो आपने इसको देखना है, इस पर थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, आइडियाज़ कलेक्ट करें। उसके बाद उसने जो बात की ना, उसने यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी की बात की है, लेकिन अभी चूँकि आप लोग घर में ग्रुप एक्टिविटी नहीं हो सकती, आप लोग इंडिविजुअली इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, आइडियाज़ इकट्ठे करें, ठीक है। उसके बाद अपने घर में से किसी भी अपने भाई बहन, मदर या फादर के साथ मिलाएं, पेयरिंग करें और उनके साथ एज आ डायलॉग डिस्कस करें आप, ठीक है। उसने कहा है कि हाउ कैन वी अप्रिशिएट द पीपल हु हेल्प अस डेली, हम उनको अप्रिशिएट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप अपने इंडिविजुअली आइडियाज़ कलेक्ट करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, फिर आप उनके साथ डिस्कस करें, ठीक है। फिर आप लोग जब स्कूल आएंगे तो इंशाल्लाह हम लोग एक ग्रुप एक्टिविटी भी करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। इसको आप लोग जो है वो हाईलाइट भी कर लीजिएगा कि हमने स्कूल आकर भी इसके ऊपर एक ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप डिस्कशन करनी है। अब मैंने आप लोगों को कितने काम दिए हैं, एक काम तो ये कि आपने इस टॉक टाइम जो है ना, डायलॉग ही है ये पिंक के साथ हाइलाइटेड है इसके इंस्ट्रक्शंस, कि आपने इसके वर्ड्स या फ्रेजेस जो एक्शन या इमोशंस को डिस्क्राइब कर रहे हों नरेटर के, आपने उनको हाईलाइट करना है, ठीक है। दूसरा, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है इस चीज़ पर कि आप किस तरह से गार्बेज पिकर्स, मेड्स, ड्राइवर्स, वॉचमैन, इनके काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं डेली लाइफ में, क्योंकि ये हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर रही हैं, ठीक है। तीसरा काम मैंने आपको ये दिया है कि आप लोगों ने कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स जो हैं वो ढूंढ कर लिखने हैं
यहाँ पे पेज 100 पे एक बॉक्स में दी हुई है आपकी 3 इंस्ट्रक्शंस। द फर्स्ट वन यू आर सपोज टू एक्ट अपॉन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये आप लोगों के यहाँ पे लेसन के अंदर जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं आपने इनके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लिखनी है। लाइक अगर हम देखें ना यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आपको समझ में आ रही हो, बैकबोन देखें आप। बैकबोन वैसे हमारे पास इसका क्या मतलब होता है, स्केल्टन ही होता है ना, स्केल्टन होता है। और अगर हम यहाँ पे देखें बैकबोन ऑफ एवरी सोसाइटी, एक सोसाइटी का बैकबोन तो नहीं है ना, उसकी कोई रीढ़ की हड्डी है नहीं है, लेकिन हमने इसको कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया। इसका मतलब क्या कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। इससे हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री की इकॉनमी अच्छी हो रही है, हमारी इकॉनमी में वो एक अहम रोल प्ले कर रहा है, ये बहुत वैल्यूएबल है, इंटेग्रल है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम उसको बैकबोन कह रहे हैं, ठीक है। समझ आइए आपको। अब आपने क्या करना है, आपने इसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स जो हैं वो लिखने हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि ट्रांसलेशन हमने कर ली है, ट्रांसलेशन हमने कर ली है। आपको जहाँ से भी समझ नहीं आई होगी आप इसको हाईलाइट करेंगे या अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। हम इसको डिस्कस करेंगे जब भी हमारी फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।